Good evening, dear students, and welcome to this second part of biochemistry revision. आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बायोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिनमें से मैंने बताया था कि बायोकेमिस्ट्री के तीन हिस्से हैं। आप तीन हिस्सों में डिवाइड करके इसका रिवीजन कर सकते हो। पहला हिस्सा जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है, दूसरा हिस्सा जो है वो केमिस्ट्री पार्ट है। आप इनकी नंबरिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले आप बायोमोलिक्यूल्स करो, पहले आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। मैंने कन्वीनियंस के लिए सेकंड पार्ट इसे कहा है। और तीसरा पार्ट जो है वो एंजाइमोलॉजी। तो आज हम जिस हिस्से की बात करने वाले हैं वो है पार्ट 2, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप सीएसआईआर का पैटर्न देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके सिलेबस में केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं और उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उन पर क्वेश्चंस आते हैं। और वो चीजें हैं ये तीन। इन तीन चीजों पर अक्सर कई सारे सवाल आते हैं और ये लगभग उतना ही वेटेज होता है जितना बाकी टॉपिक्स का है। तो आप जितना समय बायोमोलिक्यूल्स पर खर्च कर रहे हैं, जितना समय आप एंजाइमोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं, उतना ही टाइम लगभग आपको इन केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स पर खर्च करना होता है, जिसमें पहला पॉइंट है बॉन्डिंग या बायोकेमिकल लिंकेज। किस किस तरह के बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। हालांकि थोड़ा हिस्सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम्स कैसे दिखते हैं, बट उस पर क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो बायोकेमिकल लिंकेज पर होंगे। और इसमें भी अगर आप और पिन पॉइंट करना चाहते हैं तो दो इंपॉर्टेंट टाइप के इंटरेक्शंस पर बहुत क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इनफैक्ट एक और पॉइंट भी है, दैट इज वेंडरवॉल इंटरेक्शंस। तो मैं कहूंगा कि जब आप इंटरेक्शंस या बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्पेशली वीक इंटरेक्शंस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक और वेंडरवॉल पर ज्यादा ध्यान दें। अक्सर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीएच और बफर पर लगातार हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है, बफरिंग क्या होती है, बफर कैसे काम करते हैं, और इसमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है जिसे हम हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो जब इस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन को नहीं भूलना है। ये क्या होती है, इससे क्या पता चलता है, इस वीडियो के एंड तक हम जानेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बायो एनर्जेटिक्स है। इट मीन्स हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी है काम करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है। तो एक एस्पेक्ट इसका है मेटाबॉलिज्म। आप अक्सर बायोमोलिक्यूल्स के साथ उनका मेटाबॉलिज्म पढ़ते ही हैं, लेकिन इवेंचुअली एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कहाँ खत्म होता है। सारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो, चाहे वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो, या फिर कभी कभी अमीनो एसिड्स का ऑक्सीडेशन हो, तो ये सारे के सारे एंड होते हैं एक जगह पर जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे शरीर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एटीपी कैसे बनती है, एटीपी क्यों बनती है, कोई और तरीका क्यों नहीं है एनर्जी ट्रांसफर का, ये सारे सवाल जो हैं इसके जवाब आपको बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक में मिलते हैं। और इसमें भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम आज इस रिवीजन लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, केवल एग्जाम ओरिएंटेड रहूंगा, एग्जाम पर फोकस्ड रहूंगा, ताकि आप 1 घंटे में अपना ये जो रिवीजन है इसको पूरा कर सकें। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम बायोकेमिकल लिंकेजेस के बारे में। जब हम बायोकेमिकल लिंकेजेस की बात करते हैं, लिंकेजेस बेसिकली थोड़ा सा अलग होती है बॉन्डिंग से। आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जो दो एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी कि हम इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं एटॉमिक बॉन्डिंग में, राइट। कुछ लोग इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं
उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो जनरली जो टिपिकल केमिस्ट्री की भाषा में बॉन्डिंग है वो इंटर एटॉमिक, यानी कि दो एटम्स के बीच की बॉन्डिंग को कहा जाता है। जैसे कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, तो इसको हम एटॉमिक बॉन्डिंग कहेंगे, या फिर हम बोलेंगे इसको इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्डिंग है। ये डेफिनेशन काफी कम यूज होती है केमिकल बॉन्डिंग में। जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात बड़े लेवल पर करते हैं तो एक और तरीका है इनको क्लासिफाई करने का, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। हम इनको अक्सर क्लासिफाई करते हैं एक क्राइटेरिया पे कि किसी भी बने हुए बॉन्ड को तोड़ना कितना आसान है, उसको तोड़ने में कितनी ताकत लगाने की जरूरत है, वो कितना मजबूत है। उसके बेसिस पर हम बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग या वीक। तो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो होती है उसमें 100 किलोजूल पर मोल, यानी कि एक बॉन्ड को, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए करीब 100 किलोजूल एनर्जी की जरूरत अगर पड़ती है, 100 के आसपास, 100 का ऑर्डर है वो, यानी कि 100, 200, 300, 900 तक जा सकती है ये। तो ऐसे बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। और जिनमें एनर्जी जो है वो 10 या 10 से कम किलोजूल पर मोल होती है, ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? वीक बॉन्ड्स कहते हैं। अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो तीन मिलेंगे: आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। हालांकि केमिस्ट्री के लोग एक और बॉन्ड भी आपको कभी कभी बता सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड, बट बायोलॉजी में वो रिलेवेंट नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तीन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं क्योंकि इन तीनों की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है: आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। जबकि वीक बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो वीक बॉन्ड जो है वो कई तरह के होते हैं। ज्यादातर इनमें से इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के काम आते हैं। और बायोलॉजी में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि देखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, उनका मेन काम होता है मॉलिक्यूल बनाना, क्रिएट करना। लेकिन मॉलिक्यूल शेप कैसा लेगा, वो बदल जाएगा, वो टेढ़ा होगा, हेलिक्स के शेप में होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल शेप किस तरह का लेगा वो डिसाइड होता है वीक इंटरेक्शन से। तो ये शेप डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स के, या कॉन्फॉर्मेशंस डिसाइड करते हैं। और आप जानते हैं, अगले लेक्चर में भी हम देखेंगे कि शेप बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक एंजाइम का शेप ऐसा है जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है और इसका शेप खराब हो गया, तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो सारी बायोलॉजी जो है, सारे बायोमोलिक्यूल्स का जो काम करने का तरीका है वो उनके शेप पर डिपेंड करता है। और इनका शेप कौन डिसाइड करता है? वीक बॉन्डिंग। इसलिए बायोलॉजी में, सीएसआईआर में, आपके सिलेबस में वीक बॉन्डिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवॉल, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये नेचर के वीकेस्ट बॉन्ड हैं। और इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और कुछ और भी इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एक तो ये आयनिक वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, वैन डर वाल पर कई बार क्वेश्चंस आए हैं, और कभी कभी हाइड्रोफोबिक पर आए हैं। तो ये टॉपिक आपको रिवीजन के टाइम पर एक बार ब्रश अप करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की, यानी कि आयनिक और कोवेलेंट की। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? आप जानते हैं कि आयन कभी भी कैसे बनेगा? किसी भी एलिमेंट के पास जब ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, उसकी आउटर मोस्ट शेल बैलेंस्ड नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। ये आप केमिस्ट्री में जानते हो। जैसे सोडियम में बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब इसको लगता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बनता है Na+। इसी तरह से क्लोरीन जो है, क्लोरीन की बाहरी शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ओवरऑल चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इसके पास प्रेफरेंस होता है कि कहीं से अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। तो ये बन जाएगा Cl-।
इस तरह से नेचर में आयंस बनते हैं। हमारे शरीर में भी, हमारे ब्लड में, बॉडी के बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में तरह तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं। और ये आयंस जो हैं आपस में एक दूसरे से, जब भी अपोजिट चार्ज होता है, ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है थ्रू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल। यानी कि एक स्टैटिक चार्ज की तरह काम करते हैं और स्टैटिक चार्ज से ये इंटरैक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कहा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एटम्स के बीच में ही हो सकता है कि कोई प्रोटीन का हिस्सा है, कोई बैकबोन है प्रोटीन की, और इसमें से एक साइड चेन निकल रही है जिसपे कार्बोक्सी ग्रुप है, और इधर से ये प्रोटीन का दूसरा हिस्सा घूम के आया जिस पर अमीनो ग्रुप है साइड चेन में। मान लो ये लाइसिन है और ये ग्लूटामेट है। तो इन दोनों के बीच में भी उसी तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं जैसे सोडियम और क्लोराइड के बीच में होंगे। तो आयनिक इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर यानी कि एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक भी हो सकते हैं, और इंट्रामोलिकुलर यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सो यू कैन से that ionic interactions can prevail, and they actually exist pretty much high in number in biological systems. But there is one thing that we need to understand for exam point of view, कि जो इन बॉन्ड की एनर्जी होती है वो कैलकुलेट होती है इस फॉर्मूले से। ये कूलम्बिक फोर्सेस को डिफाइन करने वाला एक फॉर्मूला है जो आपने हाई स्कूल में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब पास होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q1 और Q2 दोनों चीजों का चार्ज है, R उनके बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पर एक और चीज आती है जो है एप्साइलॉन। एप्साइलॉन को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है कि उन दोनों चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है। क्या उनके बीच में हवा है, क्या उनके बीच में पानी है, क्या उनके बीच में कोई और चीज है। तो इस बात पर डिपेंड करती है एप्सिलॉन की वैल्यू। और आप देख रहे हो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। फोर्स एप्सिलॉन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो आप? एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आर यहाँ पर डिस्टेंस है, तो दो चीजों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी मिल जाएगी। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर इन दोनों चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में हवा है या फिर इन दोनों चीजों के बीच में पानी है, इस बात का फर्क इसकी एनर्जी पर पड़ेगा। और यही आपके एग्जाम के लिए सबसे मेन चीज है जिस पर 4-5 बार सवाल करीब करीब पूछे गए हैं अलग अलग तरह से। सो अगर मैं कहूं कि एप्सिलॉन की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है और एप्सिलॉन की वैल्यू वाटर के लिए करीब करीब 80 होती है, तो आपको क्या लगता है एयर में आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे या पानी में ज्यादा स्ट्रांग होंगे? ऑब्वियसली आंसर जो है आपको यहां से मिल जाएगा। एनर्जी या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन से, तो जब भी एप्सिलॉन ज्यादा होगा फोर्स या एनर्जी कम होगी। यानी कि पानी में ये बॉन्ड बहुत वीक हो जाएंगे, 80 गुना कमजोर हो जाएंगे, और एयर में ये स्ट्रांग होंगे। इसीलिए केमिस्ट्री के लोग आयनिक बॉन्ड को स्ट्रांग मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर केमिस्ट्री की चीजें एयर में रखी होती हैं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल हैं या कोई और चीज है, वो सब एयर में है, तो उनके लिए ये बॉन्ड स्ट्रांग है। लेकिन हम लोग जब बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की, सोडियम क्लोराइड की, ये सब कहाँ है? सेल के अंदर पानी है, एक्वस एनवायरनमेंट है। तो एयर ना होने की वजह से, वाटर होने की वजह से सारे के सारे आयनिक इंटरेक्शंस पानी में 80 गुना कमजोर होते हैं, 80 टाइम्स वीक होते हैं। इसलिए इनको बायोलॉजी में वीक इंटरेक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कोई गलत नहीं होगा अगर हम आयनिक इंटरेक्शन को भी यहां पर लाकर रख दें और ये कहें कि आयनिक इंटरेक्शन इन वाटर, ये है आयनिक इंटरेक्शन इन एयर। जब तक ये एयर में है तब तक ये स्ट्रांग है, और जब वाटर में है तो ये वीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वाटर में 80 टाइम्स कमजोर हो जाते हैं, इसी चीज को कई बार पूछा गया। राइट? मतलब आपको अगर आयनिक इंटरेक्शंस तोड़ने हैं तो मटेरियल को, आयनिक कंपाउंड को ऐसे सॉल्यूशन में डालिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी से भी ज्यादा होता है।
राइट। ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी से कम होता है। तो अगर प्रोटीन को पानी से निकाल के किसी ऐसी चीज में डाल दोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, तो आयनिक इंटरेक्शंस ज्यादा बन जाएंगे। और अगर ऐसी चीज में डाल दोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, पानी से भी ज्यादा है, तो जो बचे खुचे आयनिक इंटरेक्शन होंगे वो भी टूट जाएंगे। यानी कि इंक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा किसी सॉल्वेंट का, तो उस मटेरियल की, आयनिक मटेरियल की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। एक कंपाउंड है फॉर्मामाइड, सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है फॉर्मामाइड, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी से भी ज्यादा है। तो फॉर्मामाइड को हम एक ऐसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं जिसमें बायोमोलिक्यूल्स को लंबे समय तक घोल के रखा जा सके, वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मामाइड यूज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये ऐसे लिक्विड हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी से कम होता है। यानी कि जब आप पानी में से कोई प्रोटीन निकालकर एसीटोन में डाल दोगे या प्रोटीन के मिक्सचर में एसीटोन मिला दोगे, तो तुरंत उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होते ही फोर्सेस जो है स्ट्रांग हो जाएंगे, आयनिक इंटरेक्शन बनने लगेंगे, तो चीजें क्या होने लगेंगी, प्रेसिपिटेट होने लगेंगी। और आपको अगर प्रोटीन प्रेसिपिटेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एसीटोन ऐड कर सकते हो, एंड दैट ब्रिंग्स अप द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पर हम चीजों को सेपरेट भी कर सकते हैं। So that is one important aspect which is related to your chemical bonding. Now, coming to the next strong bond, that is covalent. So how do you think covalent bond is formed? कैसे बनता है covalent bond? Covalent bond जो है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब शेयरिंग देखो कई तरह से हो सकती है। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी अलग अलग एटम के साथ शेयर कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मीथेन बन जाएगा, वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। या फिर ये चाहे तो 2 एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकता है, या चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ शेयर कर सकता है। तो जब ये 2 एटम शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वो बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो बन जाएगा डबल बॉन्ड। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 इसके 3 इसके, तो ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो नेचर में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। इसमें एक और बात है, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो जो एटम का मॉडल है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कह सकते हो, या जिसमें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बादल की तरह, क्लाउड की तरह, और एटम के चारों तरफ वो क्लाउड है, और जब एक एटम दूसरे एटम के नजदीक आता है तो ये क्लाउड मिक्स होते हैं। अब ये क्लाउड किस तरह एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, क्या वो हेड ऑन वे में आ रहे हैं, आमने सामने हैं, तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड या तो सिग्मा हो सकते हैं। और जब एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो एक तो हेड ऑन आ गया, लेकिन एक के बादल ऐसे हैं, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे बादल अगर सामने आए तो ये बना सिग्मा, लेकिन साइड साइड से अगर आए तो ये बॉन्ड कहलाता है पाई। यानी कि डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यह है कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड का। एक और बात कोवेलेंट बॉन्ड में जो आपको जाननी चाहिए, जो आगे आपको यूजफुल रहेगी, वो ये कि सारे कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या बराबर शेयरिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा मैं। मान लो कि आप, सर्दी के दिन है, आप भाई बहन या भाई भाई जो है, अपने सिबलिंग्स जो है वो रजाई में सो रहे हैं। अब ठंड लगती है तो रजाई खींचते हैं आप लोग। तो दोनों लोगों की ताकत बराबर है तो दोनों बराबर बराबर रजाई शेयर करेंगे। अब एक ज्यादा ताकतवर है तो रात को रजाई दबा लेगा अपने नीचे, और दूसरे को ठंड लगती रहेगी। तो ऐसे ही बॉन्ड में होता है, अगर ताकत दोनों की बराबर है तो दोनों में
इक्वल शेयरिंग होती। लेकिन अगर कुछ इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा ताकत है, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, और जिस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींच सकता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो एक एटम की तरफ ज्यादा होता है जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे की तरफ कम होता है जिससे उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनको क्या बोला जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज किसी मॉलिक्यूल में अगर सारे बॉन्ड नॉन पोलर होंगे, जैसे अगर आप लिपिड्स की बात करें, तो लिपिड्स में क्या होता है, एक लंबी चेन होती है, CH2 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 CH2। अब ये सब क्या है, एक जैसे एटम्स जुड़े हुए हैं, कोई पोलैरिटी नहीं है। तो ये क्या होगा, एक लंबा नॉन पोलर रीजन बन जाएगा, और इसका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। ये कैसे नेचर का होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का हो। लेकिन कहीं पर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH होते हैं, तो पोलैरिटी अगर होगी तो ये हाइड्रोफिलिक बन जाएंगे। तो नेचर में बायोमोलिक्यूल्स में कोई चीज हाइड्रोफिलिक होगी या कोई चीज हाइड्रोफोबिक होगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, क्या उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं वो पोलर है या फिर वो नॉन पोलर। अगर पोलर बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, और पोलर चीजें हाइड्रोफिलिक होती हैं, पानी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ऑलराइट, एक बात और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक के पास शेयर करने को कुछ नहीं। यहां तो आपने देखा कि दोनों इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों एक एक कंपोनेंट दे रहे हैं अपना, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे कि आयरन। आयरन के पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन इसको अपने बॉन्ड भी बनाना है, और इसके आसपास कहीं नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो शेयरिंग कर ली, और इसने अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया। अब ये हो गया फुलफिल, इसको जरूरत नहीं है किसी और चीज के साथ बॉन्ड बनाने की। लेकिन इसे पता चला बेचारा आयरन जो है वो अकेला भटक रहा है, और मेरे पास पूरा एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो चलो इसके साथ शेयर कर लेते हैं। इसको देते नहीं है, बट टाइम बीइंग के लिए इसको यूज करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब शेयर होते हैं, जब इक्वल शेयरिंग ना हो, और एक एलिमेंट उसमें डोनर हो और एक एलिमेंट एक्सेप्टर हो, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड इस वाले से अलग है, और इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। आपने अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा हो, आपने अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा हो, तो उन सब में बीचों बीच में एक पोरफायरिन रिंग होता है। हीमोग्लोबिन के बीच में आयरन जुड़ा होता है रिंग से, तो रिंग में नाइट्रोजन आप देखोगे, वहां पर आयरन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड आपको दिखेंगे जो सीधे एरो से, सीधे डंडे से बने होंगे, और दो बॉन्ड आपको दिखेंगे जो एरो से बनाए गए होंगे। यानी कि इसमें दो बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और दो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होते हैं। सो एट मेनी प्लेसेस, इवन इन योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, उनमें भी इस तरह के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की, ठीक है। यानी कि हमने इन दोनों के बारे में बात की अभी। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये कैसे वीक बॉन्डिंग को अराइज करता है। तो देखिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा कि कभी भी जब बॉन्ड पोलर होगा तो उसके बनने से एक डाइपोल क्रिएट होता है। मान लो मैं यहां पर बनाता हूं OH, ठीक है, OH बनाता हूं। तो OH में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड खिंचा हुआ है, और हाइड्रोजन के बेचारे के पास ताकत नहीं है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ डाइपोल।
नाउ दिस डाइपोल हैज पॉजिटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज हियर। अगर इसके पास एक और डाइपोल आ जाए, अगर इसके पास एक और डाइपोल आ जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों डाइपोल अब अपोजिट चार्ज की तरह ओरिएंट हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करने लगेगा और ये आपस में बंधे रहेंगे। सो दिस मेक्स what you call as a weak interaction, that is dipole dipole interaction। तो ये कमजोर होता है, ये उतना मजबूत बॉन्ड नहीं है जितना कोवेलेंट और आयनिक होते हैं। ये एक कमजोर बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इन डाइपोल डाइपोल में भी अगर आप देखो तो सारे डाइपोल बराबर ताकत के नहीं होंगे। अगर हम तीन चार डाइपोल ऐसे बना दें, ओ एच, एफ एच, एन एच, या फिर सी एल एच, या फिर एस एच, राइट, तो ये सब क्या है, इन सब में हाइड्रोजन और इन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी खींचने की ताकत बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स की अलग होती है, खींचने की ताकत अलग होती है। तो इनमें कुछ जो है ज्यादा ताकतवर डाइपोल होंगे, कुछ कम ताकतवर होंगे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने तीन तरह के डाइपोल्स को लिस्ट किया और देखा कि नेचर के स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल जो बनेंगे नेचर में, ओ OH बनेगा, एफ एच बनेगा, ओ OH बनेगा और एन एच बनेगा। सो दीज स्ट्रॉन्ग डाइपोल्स can make dipole-dipole interactions, like FH can make another dipole interaction with fluorine, OH can make another interaction with O, NH can make another interaction with N, or even OH can make interaction with N, NH can make interaction with O. These kind of very strong dipole-dipole interactions are given strong a special name. इनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, एंड दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हालांकि बायोलॉजी में हम इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट वेरी कॉमन इन बायोलॉजी। What is more common in biology is OHO, OHN, NHN and NHO। हाइड्रोजन बॉन्ड में जिस तरफ से हाइड्रोजन अवेलेबल होता है उसको हम हाइड्रोजन डोनर कहते हैं, और जो चीज हाइड्रोजन बॉन्ड को अट्रैक्ट करती है उसे हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं। सो ऑलवेज इन अ हाइड्रोजन बॉन्ड यू विल फाइंड डोनर एक्सेप्टर पेयर। यहाँ पर एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या सारे हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ताकत है वो बराबर होती है? क्या OHO बॉन्ड उतना ही ताकतवर है जितना NHN है? क्या ये OHN के बराबर ताकतवर है? तो इस सवाल का जवाब कैसे दें? सो आंसर इज, एक लाइन में आप ये कह सकते हो, नॉट ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली इस बात पर डिपेंड करेगा कि डाइपोल कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो स्ट्रेंथ जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है। तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन दिस इज वीकर, देन दिस इज इवन वीकर, राइट। ये तीनों में तो बताना आसान है। लेकिन अब अगर हम इनकी और इनकी बात करें कि OH O के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या OHN के साथ, या NHN के साथ, या NHO के साथ, तो ये थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो जाता है। ये किस तरह के सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, कहाँ पर मौजूद है, इन बातों पर निर्भर करता है। लेकिन हालांकि एनर्जी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि OH जो है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड डोनर। ये बेटर डोनर माना जाता है with respect to NH, which means OH bond, OH dipole will be stronger than NH dipole in terms of interacting. So obviously OHO bond will be strongest, followed by OHN because OH is a good donor, and that will be followed by NHN, and finally NHO because NH is a poor donor and oxygen is a good donor. So this is an inverse condition. That means strength will be depending or will be represented by this rule.
However, this rule may not be always true. In some cases, this rule may be different. तो ये भी एक सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। एक और बात हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सामने आई जो आपके एग्जाम्स में पूछी गई है, वो ये कि अगर मैं कहूं कि इस तरह का एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है या फिर इस तरह का एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क पड़ जाएगा? ये भी OHO है, ये भी OHO है, क्या दोनों बराबर ताकत के होंगे? प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कि हम एक बीटा शीट की बात कर रहे हैं और वो बीटा शीट जो है पैरेलल है, पैरेलल बीटा शीट की बात कर रहे हैं। तो कोई भी बीटा शीट प्रोटीन की जो है वो स्टेबलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर हम इसमें देखेंगे तो बीटा शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ऑब्लिक यानी कि एक एंगल पर होते हैं, जबकि एंटी पैरेलल बीटा शीट की अगर आप बात करो, इफ यू लुक एट एंटी पैरेलल बीटा शीट, you will find that these are at 180 degrees। इस तरह के होते हैं, ये 180 डिग्री का एंगल है और ये अदर देन 180, राइट, लेस देन 180। तो 180 डिग्री के एंगल पर बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये ज्यादा मजबूत हैं या ये पता चलता है जब आप इन स्ट्रक्चर्स को देखते हो। आपको पता चलता है कि एक पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल बीटा शीट दोनों में ही एंटी पैरेलल बीटा शीट ज्यादा मजबूत होती है। क्यों? भले ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर हो, यहां भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये ज्यादा मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं 180 डिग्री पर बने हुए, ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये वीक होते हैं। तो इस पर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है एक बार कि मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बना दिया और यहां पर मैंने दे दिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, प्रोटीन्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है और यहाँ पर एंगल है, और यहाँ दिया है 180 डिग्री, यहाँ दिया है 190, यहाँ 200, 210, यहाँ 90। किस एंगल पर बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा अबंडेंट होंगे? ऑब्वियसली जो सबसे स्ट्रांग होते हैं उन्हीं को नेचर प्रेफर करेगा। तो 180 डिग्री पर बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। 2016 या 17 में शायद कभी ऐसा सवाल एक पूछा गया था। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड पर कई सवाल पूछे गए हैं जो इनकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड होते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन से एटम्स से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उस पर डिपेंड करती है, और दूसरी बात ये डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एंगल क्या है, किस एंगल पर एटम्स अरेंज हो रखे। अगली बात जो है वो है वैन डर वाल इंटरेक्शंस की। इस पर भी कई बार सवाल पूछे गए। तो वैन डर वाल इंटरेक्शन अपने आप में बड़े यूनिक हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई चीज चार्ज नहीं है, उनके बीच में भी हो सकता है। अगर दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स चार्ज नहीं है, मान लो कि एक अमीनो एसिड की चेन है जिसमें CH3 है, इधर से दूसरी चेन है CH3 है। अब आपको लग रहा होगा ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे क्या? करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, और बहुत ही कमजोर फोर्स होते हैं, बहुत ही वीक फोर्स होते हैं जो इनको रोक के रखते हैं। ये कैसे आते हैं फोर्सेस? तो आप जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, और साथ ही साथ नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। यानी कि वैन डर वाल फोर्सेस दो तरह के फोर्सेस से मिलकर बना होता है, उसमें अट्रैक्टिव कंपोनेंट भी है और रिपल्सिव कंपोनेंट भी है। अब डिपेंड करता है कि दो चीजें कितना नजदीक है। अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है तो अट्रैक्शन भी होगा, बहुत नजदीक चली जाएंगी तो रिपल्शन होने लगेगा। तो कौन सी चीज डोमिनेट करती है, ये एक ग्राफ से अक्सर रिप्रेजेंट किया जाता है वैन डर वाल्स के लिए, और वो ग्राफ कुछ इस तरह का है, आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो डिस्टेंस बता रही है दो एटम्स का, यानी कि दूर जब जा रहे हैं तो एटम्स बहुत दूर हैं, जब आप यहाँ आ रहे हैं तो एटम्स बहुत पास हैं, और यहाँ पर आने पर एटम्स बहुत ही नजदीक आ गए।
इस लाइन का मतलब क्या है? इस तरफ ये वैंडरवाल पोटेंशियल है, यानी कि वैंडरवाल फोर्स कितना मजबूती दिखा रहे हैं, और ये लाइन जो है जीरो पोटेंशियल की है, यानी कि जब तक ये इतना दूर थे तब तक ये फोर्स अगर इस लाइन से नीचे थे तो नीचे रिप्रेजेंट हो रहा है अट्रैक्शन, और जब ये फोर्स इस लाइन से ऊपर क्रॉस हो रहे हैं ये हो रहा है रिपल्शन। तो जैसे जैसे मैं एटम्स को नजदीक ला रहा हूँ बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर अचानक से मैंने देखा कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, अट्रैक्टिव हो गई, नीचे की तरफ अट्रैक्टिव है। तो एक डिस्टेंस पर आने पर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, लेकिन जब मैंने इनको और नजदीक किया तो ये तेजी से रिपल्सिव हो गया फोर्स, और ये इस लाइन को क्रॉस करके रिपल्शन हो गया। तो ये यूनिक ग्राफ जो है वैंडरवाल फोर्सेस का, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, यानी कि एटम्स कितना नजदीक है वो डिसाइड होता है वैंडरवाल फोर्सेस से। और यही रीजन है कि प्रोटीन में रामचंद्रन प्लॉट पढ़ते समय आप देखते हैं कि सारे टॉर्जन एंगल्स अलाउड नहीं होते हैं, हर फाई और साई की वैल्यू अलाउड नहीं होती है, बहुत सारी वैल्यू फॉरबिडन होती है, क्योंकि कुछ एंगल्स पर एटम इतना नजदीक आ जाते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन होने लगता है और वो उस अरेंजमेंट को एग्जिस्ट ही नहीं करने देते हैं, इसीलिए वो एंगल अलाउड नहीं होते हैं। सो दैट इज द रेशनल ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस which also determines shape of various biomolecules। बायोमोलिक्यूल्स का शेप डिटरमिन करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, मतलब वैंडरवाल फोर्सेस का जो पोटेंशियल है वो आप एक फैक्टर से भी देते हैं, इनफैक्ट दैट इज r raised to power 12 and r raised to power 6. So there are two factors. One is a repulsive factor. r raised to power 12 का मतलब है r की पावर के साथ 12th पावर के साथ ये वेरी करते हैं। जैसे हमने देखा था, अगर आपको याद हो, तो इस वाले फॉर्मूले में हमने देखा था कि जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं उनका फोर्स आर रेज टू पावर 2 पे डिपेंडेंट है, मतलब आप डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स आधा हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रिपल करोगे तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो डिस्टेंस जब रिपल्शन फेज शुरू हो गया है, अगर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज किया जहां रिपल्शन शुरू हो गया और आपने फोर्स डिस्टेंस आधा कर दिया, तो आपका जो रिपल्शन है वो 2 रेज टू पावर 12 वैल्यू से बदल जाएगा। सो दीज आर कंसिडर्ड van der Waal repulsion are considered most sensitive टू डिस्टेंस। सबसे ज्यादा असर जिन पर पड़ता है डिस्टेंस का, जिन फोर्सेस पर, वो है वैन डर वाल रिपल्शन। और ये रिपल्शन किस किस की वजह से है, एक बार ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि इस ए का क्या मतलब है, किसका किसका रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का रिपल्शन, कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। तो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को, और ये रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन को, जो कि कौन सा अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। तो अब वैंडरवाल फोर्स अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे, ये डिपेंड करेगा इन दोनों वैल्यूज पर। अगर ये ज्यादा है तो अट्रैक्टिव होंगे, ये ज्यादा है तो रिपल्सिव होंगे। और एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जहां इस फोर्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस कर रहे हैं, तो एक डिस्टेंस पर ये बैलेंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है वैन डर वाल फोर्सेस की। और जो भी मैंने स्क्रीन पर लिखा है अब तक के एग्जाम्स में पूछा गया, कई सारे पूछे गए कई सारे क्वेश्चंस, जो भी चीजें लिखी हैं उनसे सॉल्व होते हैं। वैन डर वाल फोर्सेस नेचर में हर जगह मिलते हैं, लगभग सारे बायोमोलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन्स में और न्यूक्लिक एसिड में तो आप जानते ही हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है अपनी। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेस पेयर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट। बेस पेयर्स के बीच में जो है बॉन्डिंग बनाने का काम करते हैं, इसी से जो है डबल हेलिक्स बनती है, इसी से आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, finally, there is one more kind of interaction that is called hydrophobic interaction. So, hydrophobic interactions are basically interaction between various long chain hydrophobic regions. जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स, अब आपको लगता होगा कि जो हाइड्रोफोबिक चीजें हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं। जब आसपास बहुत एक्वस एनवायरनमेंट हो, पानी हो, तो एक्चुअली अपने आप को ये पानी से दूर करते हैं, तो उससे इनके अंदर स्टेबिलिटी आती है और एक एनर्जी रिलीज होती है, और आप चाहकर भी इनको पानी में नहीं ला सकते, ये वापस यहीं चले जाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस चीज को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, rather than calling it as hydrophobic interaction because that is a misleading term.
यू कैन कॉल इट एज अ हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, कि अगर मैं किसी ऑयल की ड्रॉप को, छोटी छोटी ड्रॉप्स को पानी में डालूं तो जुड़ के एक साथ हो जाएंगी, और फिर उनको अलग करूं और फिर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, बिकॉज they don't like each other, rather they are hating water, इसलिए they want to go away from water, and the only way to be away from water is to stay together. That's why the bilayer exist. इसीलिए लिपिड्स जो हैं उनकी बाइलेयर बन पाती है, माइसल्स बन पाते हैं, लाइपोसोम्स बन पाते हैं, राइट? अगर ये इफेक्ट नहीं होता तो ना मेम्ब्रेन्स होती, ना लाइपोसोम्स होते, शायद लाइफ ही नहीं होती। सो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इनफैक्ट जो डीएनए की डबल हेलिक्स होती है उसमें न केवल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, बल्कि इसके बीच में भी यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी होता है। मतलब यहाँ बीच में पानी नहीं आता है, दे ट्राई टू एक्सक्लूड वाटर। So there is also a hydrophobic factor or hydrophobic effect which controls these things and the stability of nucleic acids. Just a moment. All right. So this was about hydrophobic effect. हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी होता है और प्राइमरीली लिपिड्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है, हमें तीन चीजें डिस्कस करनी थी। पहला था बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर्स, राइट? इसकी बात करें तो पीएच और बफर, देखो पीएच के बारे में आप सब लोग जानते हो। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंस डी हाइड्रोजन, राइट? या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कितने हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसको नेगेटिव लॉग की तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि डेफिनेशन है पीएच की, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अब नेगेटिव लॉग ही क्यों? क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी कम होता है, लाइक 10⁵ मोलर, राइट? अब 10⁻⁻5 मोलर का मतलब हुआ 0.00001। इतना कम कॉन्सेंट्रेशन है अगर H प्लस आयन का, तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग, अगर हम इस नंबर का नेगेटिव लॉग ले लें, तो किसी चीज का 10 लॉग अगर आप लोगे तो वो पावर ही उसका आंसर होता है। तो केवल लॉग लेते तो आंसर होता -5, लेकिन हमने माइनस लगाया तो आंसर आएगा +5। यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर 10⁻⁻5 मोलर, दैट इज 1/1 लाख, 1/1 लाख, राइट? इतने H प्लस आयंस हैं, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का पीएच 5 है। किसी के अंदर 1/100 H प्लस आयंस है, यानी कि 0.01, इसको हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, तो पीएच हो जाएगा 2, राइट? तो ऐसे पीएच को निकाला जाता है। पीएच निकालना भी आपको आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन से पीएच कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इस पर बेसिक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएच बॉडी के अंदर मेंटेन होना चाहिए। हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम हर समय काम करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स अलग अलग शेप में होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो पीएच से डिसाइड होता है किसी चीज की चार्ज स्टेट। अगर बहुत सारे H प्लस आयन होंगे तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज होगा उस पर जाकर बाइंड हो जाएंगे और वो चीज न्यूट्रल हो जाएगी। अगर बहुत कम H प्लस आयन होंगे तो जहां जहां प्रोटॉन होंगे वो निकल जाएंगे और चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज वहां पर प्रेजेंट पीएच पर डिपेंडेंट होता है। अगर पीएच इज वेरी लो, अगर पीएच बहुत कम है, मींस बहुत ज्यादा H प्लस आयन है, तो या तो चीज पॉजिटिव होगी या फिर न्यूट्रल होगी, मतलब प्रोटोनेटेड रहेगी। अगर पीएच बहुत लो है,
और बहुत हाई है, मतलब H प्लस आयन बहुत कम है, H प्लस आयन है ही नहीं, तो या तो चीज नेगेटिव होगी या न्यूट्रल रहेगी, मतलब डीप्रोटोनेटेड रहेगी, प्रोटॉन निकल जाएंगे। तो जब चीजों का चार्ज डिसाइड होता है H प्लस आयन से, इसका मतलब उनका शेप भी डिसाइड होता होगा। अगर किसी एंजाइम का चार्ज बदल जाएगा तो इंटरेक्शन बदल जाएंगे, उससे उसका शेप बदल जाएगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर काम करते हैं, जैसे ही पीएच बदला एंजाइम काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका शेप बदल जाता है। तो इसलिए बायोलॉजी में ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई रिएक्शन हो रही है, तो वो एक कांस्टेंट पीएच पर हो रही है। अब हम केमिकल रिएक्शंस को तो देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, शरीर के अंदर क्या होगा। हमने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली उठा के, मान लो कोल्ड ड्रिंक का पीएच कितना होता है, करीब 2 से 3 के बीच में, बहुत ज्यादा H प्लस आयन होते हैं उसमें। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक उठा के पी गए और पूरे H प्लस आयन हमारे ब्लड में चले गए, अचानक से पीएच हमारे ब्लड का जो है 7 से घट के 2-3 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? सारे एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, इंसान तो मर जाएगा। कोल्ड ड्रिंक विल बी डेडली पॉइजन। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हर जगह, सेल के अंदर, सेल के बाहर, ब्लड में, सब जगह एक ऐसी चीज मौजूद होती है जो पीएच मेंटेन करने का काम करती है, और वो बाहर से होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है। ऐसे सॉल्यूशंस को बायोलॉजी में कहा जाता है बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो पीएच में होने वाले चेंज को रेजिस्ट कर सके। राइट? तो हमारे शरीर में 2 तरह के प्राइमरी बफर हैं, इनफैक्ट 3 तरह के बोलूंगा मैं। कौन कौन से 3 तरह के बफर्स हैं? एक बफर जो है वो कहलाता है बाइकार्बोनेट बफर, राइट, जो होता है HCO3 की वजह से। राइट? ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो हम सांस लेते हैं, अंदर CO2 बनती है, CO2 जब बाहर निकलने वाली होती है तो कुछ CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और उसी से बनते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, और वो हमारे शरीर में बफरिंग प्रोवाइड करते हैं ब्लड के अंदर। तो ये कैसा बफर है? ये हमारा सिस्टमिक बफर है, यानी कि ब्लड के अंदर बफरिंग करता है। दूसरा बफर जो है वो सेल्स के अंदर होता है। अब सेल के अंदर तो CO2 बहुत ज्यादा इकट्ठी नहीं होगी, वहां पर बाइकार्बोनेट के बजाय एक और बफर होता है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फेट बफर। राइट? HPO3 माइनस। राइट? सो H2PO3 माइनस। सो फॉस्फेट बफर जो है वो इंट्रासेलुलर बफर है। ये बातें याद रखनी होंगी आपको कि एक्स्ट्रा सेलुलर बफर कौन सा है और इंट्रासेलुलर बफर कौन सा है। इसके अलावा आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि हमारे शरीर में प्रेजेंट बहुत सारे प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स, पर्टिकुलरली एक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, ये भी बफर का काम करते हैं। ये भी पीएच में होने वाले चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हिस्टिडीन अक्सर उन एक्टिव प्रोटीन्स की एक्टिव साइट पर देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स। ज्यादातर एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर हिस्टिडीन अक्सर प्रेजेंट होता है, जो पीएच मॉड्यूलेट होने से बचाता है। So proteins, phosphate buffer and bicarbonate buffer, these are important buffers of our body, हमारे शरीर के important buffers हैं। राइट? इनका कंट्रोल, इनका रेगुलेशन जो है, इनका बनना, इनका कंट्रोल होना, ये सब मेंटेन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मैथमेटिक्स या कह सकते हो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जिस पर आते हैं, वो एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। इस इक्वेशन का क्या मतलब है और ये कहां यूज होती है? पहले तो इस इक्वेशन को याद करना होगा। पीएच इज इक्वल टू pKa लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट को आप मान लीजिए कि ये सीनियर है, सीनियर हमेशा ऊपर होता है, और ए जो है वो जूनियर है, ए हमेशा नीचे होता है, तो S/A लिखना है। अगर आप A/S लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, कुछ जगह ऐसा लिखा भी मिल सकता है। इस इक्वेशन का काम क्या है, क्यों यूज करते हैं इस इक्वेशन को? तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी बफर अपना काम कैसे करता है और वो किस चीज का बना होता है।
तो जब आप इस डिस्कशन को देखेंगे, आपको डिटेल डिस्कशन आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, वहां पूरी क्लास में इसको एक्सप्लेन किया गया है बफर के काम को। लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि किसी भी बफर में दो चीजें होती हैं। एक वीक एसिड, जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है जो बहुत ही कम H+ आयन प्रोड्यूस करता है, उसे वीक एसिड कहते हैं। और जो बहुत ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो बफर बनाने के लिए वीक एसिड चाहिए। HCl से बफर नहीं बनेगा, H2SO4 से बफर नहीं बनेगा। एसिटिक एसिड से बन सकता है, टार्ट्रिक एसिड से बन सकता है, राइट, ब्यूटारिक एसिड से बन सकता है। तो जो वीक एसिड्स हैं उनसे बफर बनाए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एसिड से काम नहीं चलता है, हमको एसिड का ही सॉल्ट भी चाहिए होता है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है किसी एसिड में से अगर आप H+ निकाल दो, तो एसिटिक एसिड में से मैंने H+ निकाल दिया, एसिटेट मिला, ये कहलाता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसके साथ अगर कोई पॉजिटिव आयन अटैच हो जाए आयनिक इंटरेक्शन से, तो ये कहलाता है सॉल्ट। यानी कि एक सॉल्ट होना चाहिए और एक वीक एसिड होना चाहिए। जब सॉल्ट और वीक एसिड दोनों एक साथ एक डब्बे में होंगे, वो बफर का काम करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब पॉइंट ये आता है कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है फिर। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जब आप बफर बनाते हो या कहीं पे भी कोई बफर नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, उस बफर का पीएच कितना होगा, वो कब अपना अच्छा काम कर रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कितना सॉल्ट लिया गया है और कितना एसिड लिया गया है। ये जो सोडियम एसिटेट है और जो एसिटिक एसिड है, ये आप बराबर बराबर भी ले सकते हो, 1:1 भी ले सकते हो, आप 10:1 भी ले सकते हो, 1:10 भी ले सकते हो। तो इन दोनों की क्वांटिटी कितनी है, ये डिसाइड करेगी कि उस बफर का पीएच कितना होगा और वो कितना रेजिस्टेंस शो कर पाएगा बदले हुए पीएच के लिए। तो यहां पर एक चीज तो ये होती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पीके। ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है, पीके हमेशा एसिड का होता है। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड के लिए pKa 4.76 होता है। ये वैल्यू जनरली आपको अगर न्यूमेरिकल होंगे तो एग्जाम में दी होगी कि एसिटिक एसिड का pKa इतना है। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको बोला गया कि मैंने एक बफर बनाया जिसमें एसिटिक एसिड मैंने लिया 0.01 मोलर और सोडियम एसिटेट मैंने लिया 0.1 मोलर। तो बताओ कि इन दोनों को इस क्वांटिटी में मिलाने पर जो बफर बनेगा, उस बफर का पीएच कितना होगा। अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और क्या कैसे सॉल्व करेंगे। पीएच इज इक्वल टू pKa 4.76 प्लस लॉग ऑफ, तो लॉग ऊपर क्या लिखेंगे, सॉल्ट, सॉल्ट है 0.1, नीचे क्या लिखेंगे, एसिड 0.01। इसका मतलब ये हो गया 1/10। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 का लॉग हो जाता है -1, यानी कि 4.76 -1, दैट इज 3.76। अगर हम इतना एसिड और इतना सॉल्ट लेंगे तो इस बफर का पीएच 3.76 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब हम इनको किसी भी क्वांटिटी में मिला के कोई भी बफर बना सकते हैं, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है, दूसरी तरह से इस सवाल को कैसे पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मैंने एक बफर बनाया, उस बफर का पीएच जो है वो 5 है, और जो एसिड मैंने यूज किया उस एसिड का pKa 4 है। अब ये बताओ कि इस बफर को बनाने के लिए किस रेशियो में सॉल्ट और एसिड लिया गया होगा। तब भी आप इसको कर सकते हो, पीएच की जगह 5 लिख दो, pKa की जगह 4 लिख दो, और लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड निकाल लो। उससे सॉल्ट बाई एसिड एंटी लॉग करके निकाल सकते हैं। डिटेल्ड कैसे किया जाता है वो आप लेक्चर्स में देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स में। तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको और पूछी जा सकती है वो ये कि इस तरह से तो हम किसी भी चीज का कोई भी बफर बना सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो बफर है एसिटिक एसिड बफर, अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड बफर हमने बनाया, उसमें कोई सैंपल रखा, तो कोई भी पीएच पे वो काम करेगा। 2 पीएच का बना लो, 3 पीएच का बना लो, 4 पीएच का बना लो। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर एक रूल है
वो ये कि बफर अपना सबसे अच्छा काम कब करता है। बफर वर्क्स बेस्ट, बफर अपना सबसे अच्छा काम तब करता है जब सॉल्ट और एसिड बराबर हो। जितना सॉल्ट उतना एसिड, यानी कि ये 0.01 लिया तो ये भी 0.01 लो, तो बफर बेस्ट काम करेगा। और जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो ये हो जाएगा 1, और log 1 होता है 0, यानी कि pH इज इक्वल टू pKa। तो एसिटिक एसिड बफर सबसे अच्छा काम कब करेगा? जब पीएच 4.76 हो, इस पीएच पर सबसे अच्छा काम करेगा। इसीलिए हम अलग अलग पीएच कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह के बफर्स बनाते हैं। तो ये है हमारा पीएच और बफर का कॉन्सेप्ट, और इसे कहते हैं हम हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। ऑलराइट, इतनी बात समझ आ गई आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन आएगी। दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए, पीएच निकालना भी और सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो निकालना भी, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि बफर कभी भी अपना अच्छा काम तभी करेगा जब पीएच बफर का पीके के बराबर हो। और दूसरी बात, बफर को डाइल्यूट करने पर बफर का पीएच नहीं बदलता है। अगर आपको मैंने बोला कि मैंने 0.1 मोलर सॉल्ट और 0.1 मोलर एसिड लेके बफर बनाया था, और मैंने उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट करोगे तो दोनों चीजों का डाइल्यूशन बराबर हो रहा है ना, एसिड का भी 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो रहा है, सॉल्ट का भी हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा? इक्वेशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये भी 10 टाइम्स डाइल्यूट हो गया, ये भी 10 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूशन का बफर के पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू डाइल्यूट अ बफर, पीएच डज नॉट चेंज। दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब बात करते हैं हम तीसरी चीज की। तो हम अगर अपने इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले थे। कौन कौन सी तीन चीजें? एक बॉन्डिंग, एक पीएच बफर्स, और तीसरी चीज बायो एनर्जेटिक्स। तो अब लास्ट में हम क्विकली बायो एनर्जेटिक्स की बात करेंगे। ऐसा तो ये बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स, आप घंटों स्पेंड कर सकते हैं इसको समझने में। लेकिन एक नटशेल में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? हम सब मशीन्स, बायोलॉजिकल मशीन्स, और किसी भी मशीन को, किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? चाहे वो कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे ये माइक्रोफोन हो, कुछ भी, सब चीज को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ये जानते हैं कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, फंडामेंटल है, जो फिजिक्स के लोग, फिजिक्स के टीचर आपको बार बार बता चुके हैं, हाई स्कूल से लेकर अब तक कई बार आप पढ़ चुके हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए क्योंकि एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नाउ व्हाट यू नो, most of the energy that we obtain in our biological systems comes from the oxidation of either carbohydrates or sometimes from the oxidation of lipids. Even lipids can get oxidized and they can produce energy. So this energy comes from where? इन मॉलिक्यूल के पास कहां से आई एनर्जी? एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो सकती है। सो जब ये बनते हैं मॉलिक्यूल, दे टेक एनर्जी फ्रॉम समवेयर। इनको एनर्जी कहाँ से मिली बनने के लिए, और एनर्जी कहाँ स्टोर हुई? तो इनको एनर्जी जब मिली तो इन्होंने केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करी, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तब वो एनर्जी बाहर निकलेगी। और वो एनर्जी कहाँ से आई? अल्टीमेटली सारी एनर्जी एक ही जगह से आती है, एक ही एनर्जी का सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स, और वो है सन। यहीं से बायोएनर्जेटिक्स शुरू होती है। तो सारी एनर्जी सन से आती है, सूरज से आती है, और वो एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में बायोमोलिक्यूल्स में स्टोर होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस जो आप बॉटनी में पढ़ते हो वो है
photosynthesis. So photosynthesis is one of the primary way in which energy is harvested and sequestered in these chemical bonds. और इन्हीं से फिर आगे चलकर lipids बन जाते हैं. So some energy is also stored in the form of chemical bonds in lipids. Now what happens when these molecules are present in our body? जब हम खाना खाते हैं या प्लांट जब photosynthesize करते हैं, जब भी इनको एनर्जी की जरूरत होती है, they break down these molecules. And this entire process you will learn in other subjects also. This common pathway of breaking down of carbohydrates into pyruvate first. पहले 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बीच में से टूट के पायरुवेट बनाता है, और पायरुवेट के बाद फिर ये एक साइक्लिक पाथवे में जाता है जिसे हम कहते हैं टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल. उसमें जाने के बाद ये स्प्लिट हो जाता है CO2 में. सो हम इस रिएक्शन को तो ऐसे पढ़ते हैं जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं. C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O. लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप डिटेल बायोएनर्जेटिक्स की बात करें तो कुछ डिफरेंसेस हैं. वो ये कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में जिस रास्ते से होता है उसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है. ये 10 स्टेप की एक रिएक्शन है. इसके बाद 8 स्टेप का एक साइक्लिक पाथवे होता है जिसमें वो CO2 रिलीज करता है. लेकिन ऑक्सीजन का यूज इन पाथवेज में नहीं होता है, ना ही वाटर इन दोनों पाथवेज में बनता है. इसी तरह से जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो लिपिड भी साइक्लिक तरीके से टूटते हैं. उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन से लिपिड टूटकर एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं, और वो एसिटाइल कोएंजाइम में फिर जाता है टीसीए साइकिल में, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है. तो कहीं पर एनर्जी तो रिलीज होती हुई नहीं दिख रही है. क्यों नहीं एनर्जी रिलीज होते हुए दिख रही है? कागज भी तो ग्लूकोज का बना है. कागज को जलाओ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलते हैं और कागज जल जाता है. उससे क्या निकलती है? गर्मी, हीट और लाइट. तो किसी भी प्रोसेस में जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो और उससे हीट और लाइट निकले, उस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है. लेकिन हीट और लाइट निकलने वाला ऑक्सीडेशन कंबशन कहलाता है. बट अगर हमारे शरीर में कंबशन होगा तो क्या ये अच्छी बात है? हमने ग्लूकोज खाया, अंदर जाके उसने ऑक्सीडाइज हुआ और हीट और लाइट निकल गई, तो हम दिन भर जब खाना खा के बैठेंगे तो चमकते रहेंगे, लाइट निकलती रहेगी, और गर्मी से हमारा स्टमक जो है, बॉडी जो है वो जल जाएगी, क्योंकि एक साथ डाइजेशन हुआ तो जल जाएंगे. इसलिए जरूरत थी कि ये एनर्जी लाइट और हीट के फॉर्म में ना निकले, बल्कि स्लोली बॉन्ड के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो जाए. इस प्रोसेस को बायोलॉजी में हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक कपलिंग का. तो बायोलॉजी में क्या होता है, एक रिएक्शन अपनी एनर्जी निकाल रही होती है A to B. इससे एनर्जी निकली, और इसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम, एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इस एनर्जी को कैप्चर कर लेता है. राइट? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर A है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और इससे बना पायरुवेट. फॉस्फेट टूटा, फॉस्फेट के अंदर बहुत एनर्जी स्टोर थी. अगर वो एनर्जी ऐसे ही निकल जाती तो हीट के फॉर्म में बर्बाद हो जाती. लेकिन तुरंत किसने एनर्जी ले ली? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वहां प्रेजेंट था. उसने कहा नई एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना है, मैं अपने अंदर इस एनर्जी को स्टोर कर लूंगा. और उसने तुरंत एडीपी से एटीपी बना लिया, उस फॉस्फेट को पकड़ लिया, और वो एनर्जी इस बॉन्ड के अंदर अब स्टोर हो गई. फिर कहीं जरूरत पड़ेगी तो एटीपी आ जाएगा, भाई हाँ मेरे अंदर एनर्जी है, लो यूज करो. इसीलिए एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी बोला जाता है. तो ज्यादातर सिस्टम्स में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, एनर्जी इस तरह से ट्रांसड्यूस होती है, और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को जो ब्रेकडाउन से निकलने वाली एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं. न केवल एटीपी एक एनर्जी ट्रांसड्यूसर है, बल्कि इन पाथवेज में आप देखोगे, स्पेशली टीसीए साइकिल में, कुछ और एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे NADH और FADH.
ये भी एनर्जी ट्रांसड्यूसर, ये भी एनर्जी कैप्चर करते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। इनसे एटीपी कैसे बनती है? तो इन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट से एटीपी बनाने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जब रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट आए, NADH, FADH, ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इस कॉम्प्लेक्स में इन प्रोटीन्स के थ्रू मूव करते, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स 2 बेसिकली TCA साइकिल का एक एंजाइम ही है, दैट इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मैट्रिक्स साइड वाली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जबकि बाकी कॉम्प्लेक्सेस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं और इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये कन्वर्ट हो गया वापस NAD+ में, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4। फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तभी तो करंट बहता रहेगा। अगर लेने वाला नहीं है तो दोबारा करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, साथ में प्रोटॉन लेता है और बना लेता है वाटर। तो इस रिएक्शन में जो हमने कहा था कि C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O, तो CO2 तो TCA साइकिल में बन जा रहा है, लेकिन H2O कब बन रहा है, ऑक्सीजन कब यूज हो रही है? ये यूज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जब ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट अपनी एनर्जी देते हैं। और इस एनर्जी से फिर एटीपी कैसे बना? तो एटीपी बनने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये प्रोटॉन पंप करते हैं मैट्रिक्स से ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस में, जो माइटोकॉन्ड्रिया की ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस है। 4 प्रोटॉन यहाँ से, 4 प्रोटॉन यहाँ से, 2 प्रोटॉन यहाँ से। एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हैं तो 10 प्रोटॉन इधर आते हैं और ये प्रोटॉन्स बाद में एक और कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5 या फिर एटीपी सिंथेज। इस एटीपी सिंथेज की मदद से वापस अंदर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डैम में पानी भरा और ऊपर से पानी गिरा के टरबाइन चला के बिजली बनाई जाती है। हमने प्रोटॉन्स भरे, प्रोटॉन भरने से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, उस पोटेंशियल को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट हुआ और जो डैम से जैसे पानी गिरता है ऐसे ही प्रोटॉन्स अंदर आए। उन्होंने इस एटीपी सिंथेज का टरबाइन को चलाया, यानी कि कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुए और इस कॉन्फॉर्मेशन चेंज से तेजी से ADP कन्वर्ट होती है ATP में। तो ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट थे इन्होंने भी एनर्जी स्टोर की थी, ये एनर्जी को ट्रांसड्यूस कर रहे थे, ये भी एनर्जी ट्रांसड्यूसर है और इससे भी क्या बनी, ATP बनी। लेकिन ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। पिछले प्रोसेस में सीधे कपलिंग हो रही थी, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स में ATP बनती है, उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो अर्ली लाइफ फॉर्म्स ने ही ये सब मैकेनिज्म डेवलप कर लिए थे बायोएनर्जेटिक्स के, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इनफैक्ट जो अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया है उनमें भी फोटो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। और ये माना जाता है कि कभी किसी सेल ने अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया को खा लिया था, तभी से सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, दैट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। So this is all about bioenergetics. Now, bioenergetics में कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एंड देयर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा G, गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है? तो गिब्स फ्री एनर्जी एक मेजर है इस बात को मेजर करने का, एस्टिमेट करने का कि कोई रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं। अब सारे प्रोसेस तो नेचर में अपने आप नहीं होते हैं ना। जैसे लोहा रखा है कहीं, पानी है और एयर है, तो लोहे पे जंग अपने आप लग जाती है, यानी कि वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन जंग लगा हुआ लोहा क्या अपने आप ठीक हो जाता है कभी?
अनरस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? नो। तो नेचर में कोई प्रोसेस या केमिस्ट्री में कोई प्रोसेस, वेदर इट विल हैपन बाय इटसेल्फ और नॉट बाय इटसेल्फ, कोई चीज होगी या नहीं होगी, इस चीज को पता करने का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज गिब्स एनर्जी कॉन्सेप्ट। ऑल्दो इट इज द यूजेबल एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क, ऐसी एनर्जी जो काम करने के लिए अवेलेबल होती है किसी भी केमिकल के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज ए से बी में कन्वर्ट हो रही है तो डेल्टा जी यानी कि जी प्रोडक्ट और जी रिएक्टेंट, इसके डिफरेंस को जी डेल्टा जी बोला जाएगा, जीपी माइनस जी आर। तो ये वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब जी आर ज्यादा होगा, जीपी कम होगा, यानी कि इसका जी इज मोर, इसका जी इज लेस, तभी ये नेगेटिव आएगी। तो कभी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी जीरो है तो नो रिएक्शन, मतलब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, जितनी स्पीड से इधर हो रही होगी उतनी स्पीड से बैक हो रही होगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव तो हमेशा वो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो नेचर में हो ही नहीं सकता है। तो ये मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है। डेल्टा जी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है और वो है डेल्टा एच, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो एक ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काम आती है। नंबर वन, गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में लिखा जाता है, केल्विन में लिखा जाता है। और ये है एंट्रोपी में चेंज, यानी कि रेंडमनेस कितनी बदली किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एस। सो बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस में बी आस्क्ड कि बताइए अगर किसी चीज की डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ये सवाल मान लो पूछ लिया गया। तो केल्विन स्केल पर टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी केल्विन स्केल पर नेगेटिव नहीं होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है। तो अगर टी का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस ये पूरी चीज तो प्लस हो जाएगी और ये नेगेटिव रहेगी। अब ये नेगेटिव हमेशा हो सकता है नहीं, क्योंकि ये अगर माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जबकि टेम्परेचर लो होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगी। तो जब दोनों ही चीजें नेगेटिव हैं तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो एक तरह के सवाल इस पर ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक बात और, डेल्टा जी जो है ये किसी रिएक्शन के लिए कभी भी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू अलग आएगी। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस डिफाइन कर दें कि भाई हमें डेल्टा जी जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकालनी है, हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, हमने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया, हमने प्रेशर फिक्स कर दिया, सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने फिक्स कर दी। उस स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने डेल्टा जी निकाली तो उसके ऊपर एक नॉट लगा दिया जाता है और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी में pH 7 यानी कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ लिया जाता है। तो केमिस्ट्री के लोगों का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और बायोलॉजी यानी कि बायोकेमिस्ट्री का अलग होता है। इसलिए बायोकेमिस्ट्री में हम एक छोटा सा प्राइम लगा देते हैं, डेल्टा जी नॉट प्राइम। मतलब ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बायोलॉजी के लिए है जब pH 7 है, तब के लिए। तो ये जो डेल्टा जी नॉट है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है एक, वो है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ये है आपका रिलेशन नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये ऐसे रिलेटेड है कि आप, अगर आपको किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो आप? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, किसी भी रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उस कॉन्सेंट्रेशन से आप के निकाल सकते हो और ये आप केमिकली डिटरमिन कर सकते हो। तो अगर आपको के पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, तो आप आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज 8.31, राइट, जब इसकी वैल्यू जूल में निकालनी, टेम्परेचर केल्विन में लिखोगे और नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकाली जा सकती है, या फिर अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। इस पर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं इनके लिए आप डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हो, इस पर कई बार सवाल आए हैं। एक और छोटा सा रिलेशन है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया हो बल्कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जैसे कि NaDH, FaDH, इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड reduction potential. So there is another relation which connects standard reduction potential with Gibbs free energy. मान लीजिए कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है NaDH का कि वो होता है 0.032 वोल्ट, और आपको बोला जाए कि NaDH के ऑक्सीडाइज होने की, NaDH के NAD प्लस में कन्वर्ट होने की गिब्स एनर्जी निकालिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो भी आपको दी है वोल्ट में, अगर मिली वोल्ट में दी है तो वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, वोल्ट में उस वैल्यू को रखो। एफ एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा 96500, और एन जो है किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NaDH के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर आप NaDH के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हो, N की जगह 2 रखो, F की जगह 96500 रखो, और E की वैल्यू जो आपको दी हो वो यूज कर सकते हो, तब आप निकाल पाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH, राइट। इसी तरह से अगर 2 रिएक्शन दी हो, एक दी है आपको A प्लस बी इज इक्वल टू सी, और एक दी है आपको D प्लस ई इज इक्वल टू एफ, और आपसे कोई पूछता है कि मुझे बताओ A प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ, इसकी डेल्टा जी कितनी हो, और इन्होंने इसकी डेल्टा जी दे रखी है 1, इसकी डेल्टा जी दे रखी है 2। तो कभी भी अगर 2 अलग अलग रिएक्शंस की डेल्टा जी दी हो और उनके नेट रिएक्शन की डेल्टा जी पूछी जाए तो आप सिंपली उनको जोड़कर निकाल सकते हो। दैट इज येट अनदर कॉन्सेप्ट, ओके। या इसको घटा के निकालनी हो तो इनको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक कपलिंग। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। आई थिंक 1 घंटे में इतना सब कुछ समराइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिर्फ वो चीजें बताई गई ताकि आप थोड़ी देर भी, बहुत ज्यादा देखो अभी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, अभी इस समय आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप इसको क्विकली फास्ट स्पीड में भी देखना चाहें तो फास्ट स्पीड में देख के 30-40 मिनट्स में इसका एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। That's all for now. Tomorrow we would like to have you live. हम आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होंगे and we will see third part of biochemistry revision, that is enzymology. Thank you very much.